नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के सिविक्स, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, नागरिक शास्त्र। ठीक है, तो सिविक्स का जो हम लोग जो है पहला अध्याय को कवर करने वाले हैं। पहला अध्याय में क्या दे रखा है, सत्ता की साझेदारी, जिसे आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई सिविक्स पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन आज जो आप पढ़िएगा ना, बहुत ही ज्यादा मन लगेगा और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक कार्टून का पिक्चर दिखा रहे हैं। भैया कार्टून के पिक्चर में दो व्यक्ति है, दोनों घोड़े का लगाम पकड़ रखा है और ये दोनों भाई साहब जो कह रहे हैं क्या कि भैया सत्ता का जो बगडोर है केवल हमारे ही हाथ में है, मतलब सत्ता इन्हीं लोगों के हाथ में है। लेकिन क्या है इसकी कहानी, पूर्ण रूपेण आप लोग को समझाएंगे, कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर आप लोग हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़े हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़े हैं, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, वहां जाके देखिए। आप लोग को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, और मजा आएगा तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, तो बहुत ज्यादा नंबर उठाइएगा। ठीक है, और रही बात सिविक्स का, ये सत्ता की साझेदारी का, तो ये जो अध्याय आप लोग का एक ही वीडियो में जो है पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा और 100% समझ में भी आएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कमेंट करके कि भैया कौन सा बुक है, तो मैं बता दूं एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ा रहा हूं। जहां भी एनसीईआरटी बुक चल रहा है वो बच्चे पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं सर पीडीएफ भी चाहिए। बिल्कुल आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, आगे मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे भैया, यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग जाके मुझे फॉलो कर लो। तो आइए आज हम लोग समझते हैं सत्ता की साझेदारी के बारे में। ठीक है, और सत्ता की साझेदारी जो अध्याय स्टार्ट होता उसमें दो देश आ जाते, एक तो बेल्जियम और दूसरा आ जाता श्रीलंका। इसी दोनों देशों के बारे में हम लोग को समझना है। ठीक है, बेल्जियम और श्रीलंका। ये श्रीलंका जो है ठीक है, श्रीलंका जो है 1947 ईस्वी में हमारा देश आजाद हुआ था भारत, और 1948 ईस्वी में जो है श्रीलंका आजाद हुआ था। ठीक है, और ये श्रीलंका जो है भारत का, अगर मैं नक्शा बनाऊं, देखो मेरी ड्राइंग जो है कुछ खास नहीं है। ठीक है, ये देखो निचले हिस्से जो है यहाँ पे जो लटका हुआ रहता है यही है श्रीलंका। ये क्या है, श्रीलंका। आगे मैं पिक्चर दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए बेल्जियम के बारे में। ठीक है, तो बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का या यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है। इतना छोटा है कि भैया हमारे हरियाणा से भी, हरियाणा जो राज्य है, भारत में टोटल कितने राज्य हैं, 29 राज्य है। ठीक है, 29 में एक हमारा जो हरियाणा राज्य है, ठीक है, हरियाणा राज्य है, उनसे भी छोटा है। कौन सा, ये बेल्जियम। ठीक है, और इसकी सीमा की मैं बात करूं, इसकी सीमा यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, पिक्चर में मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। इसकी सीमा जो है कौन कौन से है, फ्रांस, नीदरलैंड, ठीक है, और जर्मनी, लक्समबर्ग। ठीक है, लक्समबर्ग। ठीक है, देखिए नाम अजीब अजीब है, लक्समबर्ग से लगती है। ठीक है, इसकी सीमा। और भैया आबादी की बात करें तो इसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है, लेकिन हरियाणा की आबादी जो है 2 करोड़ है। कितनी है, 2 करोड़ है, इससे 2 गुना। ठीक है, मतलब हरियाणा की आबादी से कम है। ठीक है, सीधे सीधे आधी है। ठीक है, किसकी आबादी, बेल्जियम की। और भैया यहाँ पे विवाद किस बात का हो रहा है, ये चीज समझना जरूरी है। जातीय बनावट जटिल है, मतलब यहाँ जो है अलग अलग के भाषा बोलने वाला जो है लोग है और अलग अलग जाति के लोग हैं। ठीक है, अब देखो इस पिक्चर में आप लोग को समझाते हैं। ब्रुसेल्स, ठीक है, राजधानी क्षेत्र, और ये जो है भैया ब्रुसेल्स है, याद रखना। ये छोटा सा दिख रहे ना, ये छोटा सा जो है ये राजधानी है, कहाँ का भैया, बेल्जियम का राजधानी, याद रखना है। और यहाँ पे ये देखिए बेलोन, जो फ्रांच भाषा बोलते हैं, बेलोन जो है फ्रांच भाषा बोलते हैं, ये वाला, ये लाल वाला हिस्सा जो है। ठीक है, और फ्लेमिश, ठीक है, ये फ्लेमिश जो है डच भाषा बोलते हैं। और कुछ जो है यहाँ पे छोटे छोटे लकीर बने हुए, ये वाला, ये क्या है, जर्मनी भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब आती है इसकी कहानी, बिल्कुल अच्छे समझिए। ठीक है, फ्लेमिश इलाका, फ्लेमिश इलाका में जो लोग रहते हैं, फ्लेमिश इलाका मैंने आप लोग को दिखा दिया। ये वाले जो है, ये पीला वाला जो जितना दिख रहा है, ये फ्लेमिश इलाका है। और फ्लेमिश इलाके में लोग जो रहते हैं यहाँ 5.9 लिखा हुआ, लेकिन नहीं, 59% लोग रहते हैं। ठीक है, 59% लोग रहते हैं। और ये जो है डच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनकी भाषा क्या है, डच बोलते हैं। अब यहाँ पे है बिलोनिया। ठीक है, बिलोनिया जो है
बिलोनिया में जो है, यहाँ पे मैंने पिक्चर में आप लोग को दिखाया विलोन, ठीक है, ये जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं, ये लाल वाला हिस्सा। आप इस पिक्चर में देखेंगे कि ज्यादातर जो है पीला वाला हिस्सा है और लाल वाला हिस्सा है, ठीक है। तो विलोनी जो है ये 40% है, क्या है, 40% यहाँ लोग रहते हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब बाकी जो शेष बचा है 1% आदमी जो है भैया जर्मनी भाषा बोलते हैं। मतलब विवाद किस में हो रहा है, देखो क्षेत्र एक ही है, 2-3 तरह के लोग रहते हैं, ठीक है, और उनका अलग अलग इलाका है। सबसे ज्यादा जो है फ्लेमिश इलाका है, जो वहां के लोग जो है वहां का भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। और बिलोनिया जो है वहां पे फ्रेंच भाषा बोला जाता है और 40% लोग रहते हैं, और शेष 1% जर्मन भाषा बोलते हैं वहां के लोग, ठीक है। अब मैंने पहले ही बता दिया कि राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स है, ठीक है। जहां पर ब्रुसेल्स जो एक छोटा सा राजधानी, ये छोटा वाला जो है ब्रुसेल्स है, और यहाँ पे जो है 80% लोग जो है फ्रेंच ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% जो है लोग डच बोलते हैं। ये चीजें तो आप लोग को समझ में आ गया। अब भैया विवाद किसके बीच हुआ, ये जो है डच बोलने वाले लोग के बीच और फ्रेंच बोलने वाले लोग के बीच विवाद हो गया। अब किस बात के लिए विवाद हुआ, तो बिल्कुल अच्छी तरह समझिए। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब क्या हो गया, जिसकी संख्या कम हो। तो फ्रेंच भाषा बोलने वाला जो लोग था उनके ज्यादा ताकतवर था, समृद्ध था। अब बात समझ में आ रहा है, देखिए जो अमीर आदमी होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ज्यादा ताकतवर होते, अमीर है इसलिए वो ताकतवर है। तो फ्रेंच जो थे वो अल्पसंख्यक था, वो बहुत ही कम थे, लेकिन ये जो थे ज्यादा ताकतवर था और बुद्धिमान भी था। लेकिन डच भाषा वाले लोग जो थे, ये जो थे इस बात से नाराज थे, भैया हम लोग की संख्या इतनी अधिक है, तब फिर भी वो लोग हमसे ज्यादा ताकतवर है। बहुत सारी चीज इन लोगों को उनसे दुश्मनी थी, लेकिन क्यों थी आगे मैं आप लोग को समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। 1995 से 60 के दशक किसको बोलते हैं, 10 साल को दशक बोलते हैं, ठीक है, 10 साल को क्या बोलते हैं, दशक बोलते हैं। तो 1995, ये गलत लिखा हुआ, टाइपिंग गलत है, 1950 से 60, ठीक है, आप लोग समझ लेना। 1950 से 60 के दशक में, ठीक है, फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा, कि भैया दोनों के बीच जो है तनाव बढ़ने लगा। काहे बढ़ने लगा वो चीज भी मैं आगे समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि भाषा बोला जाता था और ये जो था फ्रेंच भाषा वाला लोग, इनको सब अधिकार दिया जाता था, लेकिन डच बोलने वाले को अधिकार नहीं दिया जाता था, बहुत सारे अधिकार में उससे कटौती कर लिया जाता था। तो 1950 और 60 के बीच, ठीक है, तो डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में क्या हो गया, तनाव बढ़ने लग गया, और ब्रुसेल्स में तनाव ज्यादा दिखा। और ये जो है ब्रुसेल्स, ये छोटा सा राजधानी है, कहाँ का, बेल्जियम का राजधानी ब्रुसेल्स, याद रखना। और यहाँ पे जो है तनाव अधिक बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को लेके चलता हूँ श्रीलंका में। देखो ये लेटरिन की तरह लग रहा है। अब यहाँ पे घिन्न मत करना, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे घिन्न वाला बात बोल दिया सर। ये भारत के जो है निचले हिस्सा में जो है ये लटका हुआ रहता है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लटका हुआ रहता है, जिसे हम लोग श्रीलंका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रीलंका। इसी का नाम था सिलोन, ठीक है, सिलोन, पहले क्या नाम था इसका, सिलोन, ठीक है, श्रीलंका। और ये कब आजाद हुआ था, 1948 ईस्वी में। भारत 1947 ईस्वी में आजाद हुआ था, 1 साल बाद ये आजाद हुआ था, ठीक है। इस पे भी अंग्रेजों लोग का जो था कब्जा था, और बहुत सारे जो हिंदुस्तानी थे, भारतीय थे, वो कहाँ, लगभग कुछ जो है अंग्रेज वगैरह लेके चल गए थे, कहाँ, श्रीलंका में लड़ाई करने के लिए। तो दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है, ठीक है, और इसकी आबादी 2 करोड़ है, मतलब हरियाणा के बराबर है। यहाँ भी जातीय समूह है, यहाँ पे भी जातीय समूह है, 2 जातीय यहाँ पे है, सिंहली और तामिल, ठीक है। जो सिंहली है यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ठीक है, लेकिन जो तामिल लोग हैं, तामिल जो लोग हैं वो कुछ भारतीय हैं, ठीक है, कुछ जो है श्रीलंका के स्थानीय निवासी हैं। तो आप बोलेंगे सर तामिल लोग वहां पे कैसे गया, मैंने अभी जस्ट आप लोग को बताया कि अंग्रेजवा जो है यहाँ से कुछ भारतीय को लेके चला गया था जो तामिल थे, ठीक है, और कुछ लोग जो थे वहां के निवासी थे, मूल निवासी थे, ठीक है। अब देखिए सिंहली जो थे 74% लोग थे, और तामिल बोलने वाले जो लोग थे, तामिल लोग थे, वो 18% थे। तो तामिल जो थे
तमिल जो लोग थे श्रीलंका के मूल निवासी थे और कुछ भारतीय के मूल निवासी थे जो तमिल बोलते थे। तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांत में बसे हुए थे। ठीक है, अगर मैं ये इस पिक्चर की बात करूं तो इसके उत्तर इधर साइड होती है उत्तर, ठीक है, इसके पूर्वी साइड में जो है बसे हुए थे। अब सिंहली लोग जो थे वो जो थे बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म से बिलोंग करते थे वो लोग। लेकिन भैया तमिल जो लोग थे, तमिल वो जो हिंदू का सांस्कृतिक होता है उसको मानते थे, हिंदुत्व को मानते थे, और कुछ मुसलमान लोग थे जो तमिल में थे। ठीक है, तमिल बोलने वाले लोग जो थे कुछ हिंदी भी थे और कुछ मुसलमान भी थे, ये दोनों चीजें बोलते थे। ठीक है, तमिल भी बोलते थे और हिंदी भी बोलते थे। ठीक है, लेकिन ये सिंहली जो लोग थे ये तो 74% थी, इसकी जनसंख्या भी अधिक थी, और भैया ये बौद्ध धर्म को मानते थे। कुछ कुछ ईसाई भी थे, 7% जो था ईसाई थे। सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते थे। जो ईसाई धर्म के लोग थे वो सिंहली और ईसाई जो थे 7% थे, सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते थे। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को कवर करते चलिए, समझते चलिए। अब श्रीलंका में बहुसंख्यक स्वतंत्रता कब हुआ, मैंने आपको पहले बताया 1948 ईस्वी में। यहाँ सिंहली समुदाय का दबदबा था भैया, वहां पे उसकी संख्या भी अधिक थी और उसका दबदबा भी अधिक था। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। भैया वहां का जो राज्य भाषा था क्या घोषित कर दिया गया था, सिंहली घोषित कर दिया गया था। इससे क्या हुआ, सरकार जो था सिंहली लोगों को सरकार ने नौकरियां में प्राथमिकता देने लगी। मतलब नौकरी अगर सरकारी नौकरी होगी तो किसको होगी, सिंहली लोगों की होगी। ऐसा नीति चलाएगी सरकार। बौद्ध धर्म को मत को संरक्षण देने लगी। इन सरकारी फैसलों से तमिल लोग के जो जनता थे वो नाराज हो गई। बोला भैया ये कौन सी बात है, हम लोग एक ही क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग एक ही जगह रह रहे हैं, इसका मतलब जो अधिकार जो है सिंहली लोग को मिलना चाहिए वही अधिकार तमिल लोग को भी मिलना चाहिए ना, ये नहीं दिया जा रहा था। तो ये थोड़ा सा नाराज हो गया, और नाराज होने पे इन्हें लगा कि सरकार और राजनीतिक पार्टियां में तमिलों को खिलाफ है। ठीक है, इन्हें लगा कि सरकार और राजनीतिक पार्टियां तमिलों के खिलाफ है। ठीक है, और तमिल लोगों ने अपनी राजनीतिक खुद पार्टी बनाना स्टार्ट किया। बोला भैया इसे तो होगा नहीं। ठीक है, तमिल लोग सरकार और राजनीतिक दोनों पार्टियों को अजय इसने क्या किया, खिलाफ करना स्टार्ट कर दिया, और तमिल लोग ने अपना सरकार खुद बना लिया। अब देखिए निम्न मांग थी तमिल लोग का, जो मांग थी क्या क्या मांग थी और उसके लिए किसने क्या क्या संघर्ष किया वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तमिल को राजभाषा बनाओ, बोला भैया तमिल को भी राजभाषा बनाओ। शिक्षा और रोजगार दोनों समान कर दो हम लोग के लिए। ठीक है, सिंहली और तमिल जो लोग थे, ठीक है, तमिल बोलिए, ठीक है, तमिल जो लोग थे और सिंहली लोग थे, बोला दोनों के लिए शिक्षा और रोजगार की मैं बात करूं, दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए, दोनों को रोजगार मिलना चाहिए, दोनों को शिक्षा मिलना चाहिए। तमिल ने अपना एक उग्र संगठन बनाया। इसके लिए उसने क्या, एक उग्र संगठन बनाया जिसका नाम था लिट्टे। अब दोनों समुदाय के बीच जो है टकराव हुआ, गृह युद्ध चालू हो गया। अब गृह युद्ध क्या हो गया, मान लिया जाए हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, और बिहार में मान लो कि खगड़िया जिला से हम बिलोंग करते हैं, और भैया आप पटना से बिलोंग कर रहे हो, तो पटना और खगड़िया में लड़ाई हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, गृह युद्ध हो रहा है। बिहार से लड़ाई हो रहा है, क्या हो रहा है, गृह युद्ध होना स्टार्ट हो गया। तो इसी प्रकार से उस क्षेत्र में जो थे गृह युद्ध स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आती है बात की बेल्जियम की समझदारी देखिए। ठीक है, बेल्जियम की समझदारी देखिए। बेल्जियम डच भाषा और फ्रेंच भाषा बोलने वाले में दोनों में जो टकराव हुआ था, उसके लिए बेल्जियम का जो अपना समझदारी दिखाया कि बेल्जियम के नेताओं ने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधताओं को स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैंने आप लोग को पहले बताया था, आप ऊपर आ जाओ। ठीक है, जो डच बोलते थे, ठीक है, और फ्रेंच बोलते थे, दोनों के लिए उसने क्या, एक कानून बनाया कि दोनों को समान सारा चीज मिलना चाहिए। वो अपना समझदारी दिखाया, दोनों अपने अपने धर्म से संबंध रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उनका एक क्षेत्र भी बनाया जिसकी पहचान सरकार ने की, और सांस्कृतिक जिसका जो सांस्कृतिक रहे, चाहे वो फ्रेंच का रहे या वो डच बोलने वाले के रहे,
दोनों का सांस्कृतिक अलग है तो अपने अलग अलग तरीका से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आती बात 1970 से 1993 के बीच इन्होंने संविधान में 4 बार संशोधन किया। मतलब संशोधन का क्या होता है, सुधार किया, ठीक है, नियम कानून को बदला। संशोधन इसलिए किया ताकि देश में सभी मिलजुल कर रह सके, ठीक है। अब आता है बेल्जियम द्वारा अपनाए गए मॉडल। उसने क्या क्या अपनाया मॉडल, केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार ने डच और फ्रेंच भाषा वाले जो थे, दोनों के बीच विवाद हो रहे थे डच और फ्रेंच भाषा वाले के लिए, तो मंत्रियों की संख्या समान कर दिया। बोला डच भाषा बोलने वाला और फ्रेंच भाषा बोलने वाला दोनों आदमी का समान मंत्री होगा। अगर डच बोलने वाला 5 मंत्री बनेगा तो उसके लिए 5 फ्रेंच भाषा बोलने वाला मंत्री बनेगा। विशेष कानून तभी तय होगा जब दोनों समूह के संसदों का बहुमत होगा, डच वाले संसदों का और फ्रेंच वाले संसदों का जो बहुमत होगा उसी पे कानून बनाया जाएगा। केंद्र सरकार की सारी शक्तियां जो है देश के 2 इलाके के क्षेत्रीय सरकार को दे दी गई। अभी मैं बात करूं, देखिए भारत की मैं बात करूं, भारत में कौन है भाई, मोदी सरकार है जिसे केंद्र सरकार बोलते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार। उसके बाद आता है राज्य सरकार, ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 3 सरकार होता है ना, एक स्थानीय सरकार, ठीक है, स्थानीय सरकार। तो केंद्र सरकार जो मोदी जी हैं, ठीक है, बिहार सरकार जो राज्य सरकार है, ठीक है, स्थानीय सरकार जो पंचायती राज के सरकार होते हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार की सारी शक्तियां 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकार को दे दी गया। अब ब्रुसेल्स में अलग सरकार है, इसमें दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधित्व हैं। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर का सरकार को भी सामुदायिक सरकार बनाया गया, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है? जी बिल्कुल। तो सत्ता की साझेदारी के जो है 2 तर्क के पक्ष में बांट दिया गया। पहला तर्क ये था कि सत्ता का बंटवारा ठीक है, विभिन्न समूह के बीच टकराव का आशंका कम हो गया। जब दोनों को दे दिया गया तो कहां से होगा कोई दिक्कत। अब दूसरी बात है कि सत्ता में साझेदारी हो, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक हो। मतलब लोकतांत्रिक सत्ता की समझदारी लोकतांत्रिक की आत्मा कहलाती है। मतलब मेरे भाई लोकतांत्रिक का मतलब क्या हो गया, लोगों के द्वारा चुना गया सरकार। पहले क्या होता था, इससे पहले क्या हो जाता था, राजा होता था, ठीक है, मान लो अपने बिहार का राजा होता था और वही नियम कानून बनाता था, ठीक है, और प्रजा को बहुत ज्यादा तबाह करता था, जिससे क्या हो जाता था, दिक्कत हो जाती थी। इसलिए इसमें दोनों तर्क में जो इसने क्या किया, सत्ता को बंटवारा करना ठीक समझा, दोनों पक्ष वाले को दे दिया, समान अधिकार दे दिया, महिला को, पुरुष को, और जो क्या कहते हैं SC ST कोटा का होता है उसके लिए भी उसने कर दिया। और सत्ता की साझेदारी, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक हो गया और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र क्या आत्मा कहलाती। ये चीजें आप लोग अच्छी तरह समझ गए। लोगों के द्वारा चुना गया सरकार, ठीक है। सत्ता की साझेदारी के रूप में ऐसा माना जाता है कि राजनीतिक सत्ता को बंटवारा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया। लंबे समय से यह मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में हो। भैया पहले क्या होता था, पहले क्या हो जाता था कि राजा रहता था और राजा जो है प्रजा पे बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे, उन्हें मारते पीटते रहते थे। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों के द्वारा चुना गया सरकार बनाया। लोग जो है अपना बहुमत देंगे, वोट देंगे और सरकार को अपने अनुसार चुनेंगे। अब देखिए अगर सत्ता की सारी शक्तियां सभी विभागों द्वारा बांट दिया जाए, कुछ इसको दिया जाए, कुछ उसको दिया जाए, कुछ इस राज्य वाला को दिया जाए, तो जो है फैसला करने में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां होगी। इसलिए आसान करने के लिए एक ही आदमी को दे दिया और लोगों का बहुमत लेने लगा। अगर फैसला शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना होगा, उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा अगर बिखर गई शक्तियां। तो ये चीजें थी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचारों का उचित सम्मान दिया जाता है। सार्वजनिक नीति तय करने में बाकी सबकी बातें शामिल हो, इसलिए इसे लोकतांत्रिक शासन अच्छा माना जाता है। मैंने पहले ही ये चीज क्लियर कर दिया। इससे से ज्यादा नागरिकों की राजनीतिक सत्ता में जो है हिस्सेदारी बनाया जा सकता है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी अनेक रूप में हो सकती है। आइए हम कुछ प्रचलित उदाहरणों और गौर करते हैं, ठीक है,
गौर करते हैं तो मैंने आप लोग को बता दिया, चाहे कोई भी हो, गरीब हो या अमीर हो, सत्ता में सबकी साझेदारी होगी और सभी आदमी मिलकर, लोकतांत्रिक शासन का मतलब हो गया सभी आदमी मिलकर एक अच्छा नेता को चुने, जिससे क्या होगा, हमारा देश भी सही रहे और सबकी मान से वो नेता बनता है। सब जो जिससे ज्यादा बहुमत से जीतता है उसी को हम लोग क्या बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार कर दिया गया। ठीक है, अब आती है आगे बात कि शासन को जो बांटा गया, सत्ता को जो बांटा गया, किस प्रकार बांटा गया आप लोग अच्छी तरह समझिए। अब देखिए, शासनों के जो है विभिन्न अंगों के बीच जो है क्या किया, बांट दिया। जैसे विधायिका, बिल्कुल अच्छी तरह समझिएगा, विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है, और न्यायपालिका। तो विधायिका जो है कानून बनाएगा, ठीक है, ये कानून चलाएगा और ये क्या करेगा, न्याय करेगा। दोनों के बीच ये कानून को न्याय करेगा। अगर भैया दोनों में तीनों में से कोई गलती किया तो ये कौन सुधारेगा, ये सुधारेगा। ठीक है, ये सुधारने का काम करेगा। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारे कर देता है और यह सत्ता को क्षैतिज बंटवारा कहलाता है। ये जो बंटवारा हुआ इसको क्या कहते हैं, क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। और इस बंटवारा से सुनिश्चित हो जाता है कि शासन का कोई भी अंग अपना दुरुपयोग नहीं कर सकता। कानून बनाएगा तो भैया विधायक बनाएगा, विधायिका बनाएगा, और कानून चलाएगा कौन, कार्यपालिका चलाएगा। जो कार्यपालिका मतलब क्या, जो कार्य कर रहा है, ठीक है, तो कानून चलाएगा। लेकिन न्याय कौन करेगा, न्यायपालिका। तो ये भैया अगर कानून, ये कार्यपालिका वाला कानून गलत नियम से चलाएगा तो ये फिर इसको डांटेगा, बोला भैया ये नहीं चलेगा, और ये कहाँ जाएगा, न्यायालय हो जाएगा, और न्यायालय होगा, वहां पे न्याय होगा। ठीक है, विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहे, इससे क्या होगा, विभिन्न सत्ताओं के बीच जो है संतुलन बना रहेगा, बैलेंस रहेगा एक दूसरे के बीच। ठीक है, सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर जो है सत्ता का बंटवारा हुआ। जैसे देखो, केंद्र सरकार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोदी सरकार को क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार। और प्रांतीय, क्षेत्रीय जो राज्य सरकार होते हैं, और राज्य सरकार के अंतर्गत ही नगर पालिका और पंचायत आते हैं। ठीक है, और स्थानीय जो मैंने आप लोग को बता दिया, पंचायती सरकार। ठीक है, ये चीजें। नेक्स्ट आ जाता है सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह में। ठीक है, तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह, भाषाएं, धार्मिक समूह के बीच हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं धर्म देखकर, अब ऐसा नहीं कि धर्म देखकर, जात देखकर, ऐसा नहीं, कोई भी भाषा हो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सत्ता का बंटवारा सामाजिक रूप से होना चाहिए, सामाजिक समूह में होना चाहिए, भाषाएं हो या धार्मिक समूह, सबके बीच हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि मैंने बेल्जियम, सामुदायिक समूह, भाषाएं, धार्मिक समूह के बीच हो सकती है। कुछ देश के संविधान, ठीक है, कुछ देश के संविधान, यहाँ पे लिखा गया गलत, ठीक है, संविधान में और कानून, ठीक है, देखो भाई कानून भी गलत लिखा, कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय, महिलाओं और विधायिका की प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। तो कुछ देश में जो है संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान दिया गया कि सामाजिक रूप से जो कमजोर हैं, जो SC ST हैं, ठीक है, SC ST, जिसे हरिजन कोटा हो गया, हरिजन, ठीक है, हरिजन जो है, हरिजन हो गया आपका, तो उन लोगों को जो है हिस्सेदारी नहीं मिला जाता था, उसे गलत नजरों से देखा जाता था या उसके साथ दुरुपयोग किया जाता था। तो उसके लिए भी उसने कुछ सीट को जो है रिजर्व कर दिया SC ST कोटा के लिए। ठीक है, और महिलाओं को भी अधिकार दिया गया कि भैया महिला जो है विधायिका बन सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्रशासन भाग में जो है वो हिस्सेदारी ले सकती है। तो भैया ये जो अध्याय था आप लोग का, आई होप आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सत्ता की साझेदारी क्या थी, और ये दोनों के बीच जो विवाद हुआ था बेल्जियम और श्रीलंका की, इसमें कहानी थी, और बेल्जियम में क्या हुआ था और श्रीलंका में क्या हुआ था, ये सारी चीजें पे मैंने डिस्कस कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आती है बात कि सर PDF कैसे लें। सबसे पहले भैया आप लोग को क्या करना होगा, ये अध्याय तो खत्म हो गया। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, जैसे ही मैं दूसरा वीडियो डालूंगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और दूसरी बात, लाइक कर देना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग को कोई भी चीज की रिकमेंडेड हो तो आप हमें कमेंट करें, और ये वीडियो कैसा लगा आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ये चीजें करने के बाद आप लोग क्या करें, मुझे 3 जगह से आप लोग PDF मांग सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इंस्टा ID मैंने पहले ही दे दिया था,
शुरुआती दौर में मैं दिखाता हूँ फिर से। ठीक है, ये रहा मेरा इंस्टा आईडी आर्यन ऑनलाइन क्लासेस, जाके सर्च करेंगे इंस्टा में तो आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात है टेलीग्राम। ठीक है, टेलीग्राम की मैं बात करूं तो ये सेम चीज लिखना आप लोग को आ जाएगा वहां पे आर्यन ऑनलाइन क्लासेस, तो वहां से आप लोग जुड़ के जो है पीडीएफ ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जिन बच्चे के पास इंस्टा और टेलीग्राम नहीं हो तो भैया क्या करेंगे, वो क्या करेंगे तो मुझे व्हाट्सअप करेंगे। व्हाट्सअप करेंगे कैसे, नंबर देते हैं 887763 और 93 और 83। ठीक है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करेंगे और पहले तो आप लोग नाम लिखेंगे, नाम, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आप लोग पीडीएफ की मांग करेंगे, सर मुझे पीडीएफ चाहिए। ठीक है, ये चीजें काम कर लेना, उसके बाद पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं जो है शॉर्ट चीजों में लॉन्ग टर्म को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। ठीक है।